हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं हूं नूरुसलाम और आज हम बात करेंगे साइंस की मॉक क्वेश्चंस की सीरीज़ के अगले पार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सारे वीडियोस बनाए गए हैं। जो ज़ीरो से तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो सिस्टम है उसे इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पर लेके जाएंगे, है ना। तो डिफ़िकल्टी लेवल अभी नहीं चालू हुआ है, वो हम बहुत आगे, जब सीरीज़ थोड़ी और आगे बढ़ेगी तब हम उसमें शुरू करेंगे। अभी तो हम इजी और मॉडरेट लेवल पर बात कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, अब उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ आगे बढ़ते हुए आज की इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ RO ARO क्या यूपी में होने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बड़ी लाभदायक होगी। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी, तो इसको याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज़ को हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। इनमें से कौन सा सही से सुमेलित नहीं है, तो ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो गिनी बिसाऊ बिसाऊ, ताइवान ताइपे, निकारागुआ मानागुआ, मालदीव मालाबाऊ। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो, इसमें रिलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। और रिलेशन अगर आप इसमें निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि भाई ये सब राजधानियाँ हैं। ये सब क्या है? राजधानियाँ। बट मालदीव की राजधानी मलाबो नहीं बल्कि माले है, इसे याद रखिएगा। राजधानी उसकी क्या है? उसकी राजधानी है माले। ठीक, चलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर याद रखोगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक, ये जीके का क्वेश्चन से मैंने शुरुआत करी है। धीरे धीरे करके हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कुछ और डिफ़िकल्टी को बढ़ाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैज़ क्रैक्स? ठीक है, हिरण, गीदड़, जेबरा, घोड़ा। तो अगर हम बात करते हैं तो गीदड़ जो होता है, जैकाल, ये इसमें खुर नहीं पाए जाते हैं। ये इसमें खुर की जगह बहुत ही सॉफ्ट पंजे होते हैं और ये कुत्तों की श्रेणी में आने वाला जानवर होता है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी सब में जानवरों में खुर पाए जाते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फलों के अंदर जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है? ये सब शर्कराएं हैं। ये सब क्या है? ये सब शर्कराएं हैं। ठीक है, माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज। तो देखो, वो फलों में पाए जाने वाली जो मिठास होती है वो फ्रैक्टोज होती है। सबसे मीठी शर्करा यही कहलाती है। ठीक है, बाकी ये जितनी भी हैं ये सब मिठास है, लेकिन सबसे मीठी फ्रैक्टोज है और फ्रूट्स में पाई जाती है। तो फ्रूट से फ्रैक्टोज, है ना, फ्रूट से फ्रक्टोज को आप आसानी से जोड़ सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक मतलब नेचुरल, ये सब बहुलक हैं। ये सब क्या है? बहुलक। बहुलक को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है पेड क्लास में। पेड क्लास अगर ज्वाइन नहीं करी है तो ज़रूर ज्वाइन करिए, उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, है ना। जो चीज़ें मैं यहाँ पर थोड़ा छोड़ रहा हूँ उसकी वजह ये कि पेड क्लास में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाई है, तो आप वहाँ पर इसको ज्वाइन करके समझ सकते हैं, है ना। ये सब जो होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं। ऑल दीज आर पॉलीमर्स। ठीक है, बट नेचुरल पॉलीमर सिल्क होता है। रेशम, रेशम जो होता है वो प्राकृतिक बहुलक होता है। ठीक, रबड़ भी प्राकृतिक बहुलक होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल, ये एकदम सही है भैया। मेलाटोनिन ये आपका निद्रा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोक्सिन, ठीक है, ऑक्सीटोक्सिन आपका मिल्क को नियंत्रित करता है। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन रेगुलेशन ऑफ बीपी। तो भाई इसमें देखो, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रिन बेसिकली गैस से रिलेट करने वाला एरिया होता है, ये रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला एरिया नहीं होता है ना। तो भाई इसमें ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, मतलब करेक्टली मैच्ड है। और जो इनकरेक्टली मैच है वो है गैस्ट्रिन, क्योंकि देखो ऑक्सीटॉक्सिन तो दूध का निर्माण करने के लिए ज़रूरी हार्मोन है, ठीक है। मेलाटोनिन जो होता है वो आपकी नींद को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। इंसुलिन आपका बोल सकते हैं शर्करा को नियंत्रित करना, बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का काम होता है। इंसुलिन क्या करता है, एक तरह का रिसेप्टर होता है जो आपके शरीर में बोल सकते हैं ग्लूकोज आता है, तो ग्लूकोज को ब्रेक करने का काम इसी का होता है। मतलब ब्रेक क्या, इसको एब्जॉर्ब करने का काम। जब तक ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा ग्लूकोज ब्रेक होना टूटे शुरू ही नहीं होगा। तो हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और हार्मोन्स का काम होता है बॉडी की ग्रोथ में मदद करना। तो इसमें सही जवाब क्या है, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो होता है आपके गैस से रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले पे पहुँचते हैं, यूरिया। यूरिया क्या होता है भाई, यूरिया जो होता है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन अकार्बनिक यौगिक पादप हार्मोन है, ये ऊष्मा शोषी पदार्थ है। तो अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया का फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2, ठीक है। ये आपका यूरिया का जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा होल ट्वाइस में, ठीक। ये आपके यूरिया का फॉर्मूला होता है। और कभी कभी पूछा जाता है इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, तो भाई इसमें 46.7% नाइट्रोजन होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। और अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 46% है। अब देखो यूरिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, देखो कार्बन भी है, तो फॉर्मूले से आप इसका सही जवाब लगा सकते हो, है ना। इसे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क, है ना, ठीक है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, कब स्थापना हुई, सॉरी, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। देखो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में कोई बता सकता है भाई। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क की स्थापना तो 1996 में हुई, लेकिन कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दो, मैं भी बता देता हूँ, ये आपका अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार। देखो नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं, कितने, 9, ठीक है। एमपी में बेसिकली 9 से ज़्यादा नेशनल पार्क है ना। ज़्यादातर सरकारी आंकड़े में 9 दिया रहता है, बहुत सारी किताबों में 10-11 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। वैसे तो ऑप्शन में एमपी और अंडमान निकोबार दोनों, देखो बेसिकली नेशनल पार्क इज़ अ इन सेतु कंजर्वेशन। इन सेतु मतलब स्वस्थानीय संरक्षण होता है, और जहाँ पे स्वस्थानीय संरक्षण होगा वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर नेचुरल चीज़ें, नेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर नेशनल पार्क बनेगा। तो नेशनल पार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया कहीं पर भी होना होगा तो नेशनल पार्क की पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा होती है। और अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो पॉपुलेशन ना के बराबर है ना। और अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है अंडमान निकोबार। क्यों, क्योंकि देखो अंडमान निकोबार छोटा सा आइलैंड है ना, ठीक। और ये इस तरह से होता है, ये पूरा आपका अंडमान हो गया और नीचे वाला निकोबार, ठीक।
इसमें अगर देखा जाए तो दो तीन चीज़ें हैं जो पेपर में बहुत आ जाती हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अंडमान निकोबार के बीच कितने डिग्री का चैनल है? 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। ठीक है। अंडमान निकोबार का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है दक्षिणी अंडमान, सदर्न अंडमान। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका लिटिल अंडमान है। कौन सा अंडमान है? लिटिल अंडमान। ठीक। अब इसके बीच में यहाँ पर एक पैसेज पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन दर्रा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार पेपर में आती हैं। अंडमान निकोबार की में भारत का एक लौता सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है बैरन आइलैंड में, है ना। कहाँ पर? बैरन आइलैंड में। ठीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी में ही है, और वो कहाँ पर है? वो है आपका ग्रेटर निकोबार में, याद रखिएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। ठीक। डूब चुका है लेकिन हम इसे मानते नहीं, क्योंकि भारत की समुद्री सीमा इससे छोटी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, इस तरह से कुल मिला के 9 नेशनल पार्क है जो आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक। और जैव विविधता के मामले में अंडमान निकोबार भारत में काफ़ी यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा सदाबहार वन का क्षेत्र है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट का बहुत भरमार है। ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये दक्षिणी अंडमान में ही यहाँ पर एक एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट का नाम है वीडी सावरकर। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे काला पानी की जेल भी थी जो कि अब म्यूजियम बन गया है, और सावरकर साहब को यहाँ पर जेल में भेजा गया था काला पानी की, तो उन्हीं की याद में यहाँ पर बीडी सावरकर एयरपोर्ट बना है। ठीक है, बहुत पुराना एयरपोर्ट है और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी पूछा था वीडी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर एक सी पोर्ट भी है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम ही है पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल भी है, और ये कैपिटल सब आपका सदर्न अंडमान या दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। तो अंडमान निकोबार को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारा वेजिटेशन है, साइंटिफिक चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है ना। अंडमान निकोबार में कोरल भी पाया जाता है ना। और प्लस ये वॉल्केनिक आइलैंड से बना है, ज्वालामुखी के उद्गम से बनने वाला पूरा द्वीप है, तो ये कोरल से ही बना है। लेकिन लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, पूरा कोरल से बना है। तो यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, और वो चीज़ें आप अगर ध्यान रखोगे तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रानी झांसी नेशनल पार्क 1996 में बना अंडमान निकोबार में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका एलपीजी सिलेंडर। क्या है आपका? एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव में उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित किसकी होती है? देखो, पहली चीज तो एलपीजी में आपका प्रोपेन प्लस ब्यूटेन मिलाया जाता है। ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, होता क्या था, पहले इसे बनाया गया, ठीक, और लोगों ने बना के यूज़ करना शुरू किया, रिसाव हुआ, है ना, पता ही नहीं चला, मासी जलाई उड़ गए, 2-4 लोग मरे, कुछ जले। तब लगा कि भैया हमें एक प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे पता चले कि गैस खुली हुई है, लीक कर रही है। तो इसीलिए एक ऐसा स्मेल वाला एलिमेंट इसमें मिलाया गया ताकि इसकी स्मेल सबको पता चले। तो क्या मिलाएगा? इथाइल मरकाप्टेन। ठीक है, तो आपका जब गैस खुली होती है, जो स्मेल आती है वो बेसिकली इसी वजह से आती है। एलपीजी सिलेंडर लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। पेट्रोलियम के शोधन से निकलने वाली गैस को हम हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके सिलेंडर में भर के देते हैं, और वो लिक्विड फॉर्म में होती है ना। इसीलिए बोलते हैं इसे लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। एक एलपीजी मॉडल था, है ना, वो अलग चीज़ है, वो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाएगा। 1990-91 के दशक में मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने मिलकर एक एलपीजी मॉडल दिया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो वो एक अलग चीज़ है, उसको इकोनॉमिक्स में आप स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन डिफिकल्ट इसी पैटर्न में होता है।
ठीक है, जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ चीज़ें वही पूछेगा, लेकिन क्या है, कथन कथनी स्टेटमेंट के फॉर्म में, है ना, कई सारे फैक्ट एक साथ पूछ लिए, तब आपको डिफिकल्ट होगा। देखो डिफिकल्टी, देखो फैक्ट यही आएंगे आपके पेपर में, लेकिन कैसे रिप्रेजेंट करने के तरीके से क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बदल जाएगा, है ना। तो जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। बिल्कुल सही, हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन होता नहीं है। ठीक, मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डाइटेज विद्यमान रहता है, ये भी सही है भाई। ये जो डाइटेज होता है वो स्टार्च का अपघटन करता है, उसको ब्रेक करता है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि भाई सेलुलोज का डाइटेज से कोई रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। तो दोनों कथन सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो यही चीज़ इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, एक पेज पर नहीं आ रही थी, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको देख सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं, है ना। और इसका आंसर है बी। ठीक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सुई चुभने पर निम्नलिखित में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा, कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा, है ना। सुई चुभने पर इनमें से कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। ठीक है, स्किन, ब्रेन, हार्ट, आई। तो देखो ब्रेन में जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमको दिमाग में पेन नहीं होता है। ठीक है, और वो सब रिसेप्टर दिमाग से ही कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए दूसरी चीज़ ये है। तो इसे याद रखिएगा कि अगर सुई चुभेंगे दिमाग में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। आप देखो स्किन में, ठीक है, आँख में, इन दोनों पे तो आप फिजिकली फॉर्म में कर सकते हो। हार्ट और ब्रेन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हार्ट अंदर है, इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना। तो इस वजह से आप इसमें कंफ्यूज होते हो, लेकिन इसका सही जवाब है ब्रेन। ब्रेन में वो जो दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं वो होते ही नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आयोडीन हैलोजन ग्रुप में पाए जाने वाला सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, हैलोजन में पाया जाना लिक्विड सब्सटेंस कौन सी हैलोजन लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन वो हैलोजन होती है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिलहाल फिर भी बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखो, ब्रोमीन, है ना। ठीक, अब देखो इसका सही जवाब है घींगा, ग्वाइटर। ग्वाइटर रोग के इलाज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखो रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होती है, रात में दिखने की क्षमता कम हो जाती है, आपकी आंख के अंदर जो रॉड्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। कैंसर, अनकंट्रोल वे ऑफ इंक्रीजिंग सेल, शरीर में सेल्स का अनियंत्रित रूप से बढ़ना कैंसर कहलाता है। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है ये बेसिकली कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है। कैल्शियम जब आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं आता है तो आपकी बोन्स जो होती है सॉफ्ट होने लगती है, अंदर से खोखली होने लगती है ना। और फिर धीरे धीरे करके हल्की हो जाती, बोन डेंसिटी उसके अंदर कम होने लगती है। और जब बोन डेंसिटी कम होने लगती है तो वो बीमारी कहलाती है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, अगर झटके से आपने उस एरिया पे जहाँ पे बोन डेंसिटी कम है, अगर झटके से उस पर दबाव डाला तो वो बोन ब्रेक भी कर सकती है। तो ये बड़ी कॉमन बीमारी है और आज के टाइम का जो शहरों का चलन चल रहा है उसके हिसाब से ये बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है आज के यूथ में, आज की इस जनरेशन में, चाहे यूथ हो चाहे एजेड लोग हों। और वेट ओबेसिटी में तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, पैर को बहुत दिक्कत करती है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस को हिंदी में अस्थि सुशिरता बोलते हैं, है ना। बेसिकली अस्थि सुशिरता या फिर आपका ऑस्टियोपोरोसिस कुछ भी आ जाए आप उसे लगा सकते हो। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। देखो अभी देखो अंगूर सुन के सिट्रिक अम्ल ज़्यादा जाता है, लेकिन भाई इमली, केला सब में थोड़ी ना पाया जाता है। तो तीनों में कॉमन है आपका टार्टरिक। तीनों में कॉमन क्या है? टार्टरिक। ठीक है, अब अंगूर में सिट्रिक पाया जाता है, ऑरेंज में सिट्रिक पाया जाता है, लैक्टिक तो दूध का है। ठीक है, एसिड किसका है? एसिटिक एसिड तो ये मुझे बताना है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में, है ना। फॉर्मिक एसिड चींटियों को काटने में मिलता है आपको। तो एसिड वगैरह का मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा भी रखा है और जब बता रखा है, तो उसको देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पेड लेक्चर में सब कुछ मौजूद है।
A to Z सारी सी चीज़ें, है ना, कुछ नहीं छोड़ा है, एक एक चीज़ पढ़ा दी है ना, और वो भी एकदम प्रिसाइज वे में कि एक सिस्टमेटिक तरीके से कि आप एग्ज़ाम में कैसे उसे कर सकते हो। 2 से 3 बार देखोगे हमेशा के लिए, जिसको साइंस नहीं आती वो समझ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है आज का, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो भाई देखो, न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला वो होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना करे, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्या करे, ना के बराबर करे। तो ऐसा कौन सा भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करेगा। तो अगर देखा जाए हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, तो अगर सबको देखा जाए तो इसमें मिट्टी का तेल, कोयला, डीजल, ये तो भैया सब कार्बन वाले हैं। बचा के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम क्लीन फ्यूल और फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन जो होता है आपका प्लेन वगैरह में लिक्विड फॉर्म में यूज़ होती है, ठीक है, इसके अलावा वेल्डिंग वगैरह में यूज़ होती है, कई जगह इसका बड़ा उपयोगिता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क और उसके अनुपात में सबसे बड़ा होता है। शरीर और मस्तिष्क का अनुपात सबसे बड़ा होता है। चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव। तो भाई मनुष्य तो चला गया बाहर में, ह्यूमन निकल गया। अब बचा है एलिफेंट, बहुत बड़ा शरीर होता है, तो डॉल्फिन तो होता नहीं है। अब आंट और एलिफेंट में देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है आंट, हाथी। हाथी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आप देखें तो हाथी अपने शरीर से कई गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है और बहुत ही मेहनती एनिमल होता है ना, ये याद रखिएगा। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, आंट इज अ सोशल एनिमल, है ना। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दो और सोशल एनिमल के नाम, है ना, कि दो और सामाजिक प्राणी। हम लोग भी सामाजिक प्राणी हैं, इनको मनुष्यों को छोड़ के और चींटियों को छोड़कर कोई और दो सामाजिक प्राणियों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो बताइए, तुरंत बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी ट्रैक क्लियरली फ्रॉम अर्थ। ठीक है, किसके द्वारा, बाय डॉपलर इफेक्ट, बाय रडार, सोनार, पल्सर। वो ये पल्सर तो नहीं है ना, क्योंकि भाई ये पृथ्वी पर दिखता ही नहीं है। सोनार, रडार, देखो इनमें से सोनार रडार की जो रेंज है वो स्पेस में नहीं चलती है। तो इसमें आंसर क्या है, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के दौरान हम इसे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, तो रेडियो वेव पे काम करती है। सोनार साउंड डिटेक्शन एंड रैंगिंग, भाई साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए, स्पेस में तो मीडियम मिलेगा ही, तो वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगी। और रडार की रेंज इतनी ज़्यादा दूर तक नहीं होती है, रेडियो वेव की रेंज इतनी नहीं होती है, तो इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डॉपलर प्रभाव का। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक, डॉपलर प्रभाव क्या है मैं पूरा फिजिक्स में समझा चुका हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, ठीक है, इन सब पेपर में कई बार 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 रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। यूपी पीसीएस जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता उसमें ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन में सबसे आगे, वही फिजिक्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ठीक, इस तरह क्वेश्चन में बोला जाता है कि भैया एक सुरंग में 100 वाट के 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलते हैं तो विद्युत खर्च कितना होगा, मतलब कितने यूनिट। तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्व टू 1 यूनिट होता है। ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। अगर ये दिमाग में सेट है तो सारी चीज़ें अब आसानी से हो जाएंगी, है ना। अब देखो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। 5 बल्ब हैं, जितने भी क्वांटिटी में चीज़ों, बल्ब जल रहा हो, पंखा चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, सबको आप काउंट कर लो और उसकी जो पावर दी होगी, पावर वॉट में दी होती है, तो उससे उसको मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। और देखना कितने घंटे जल रहे हैं। कभी बल्ब बोल देता है 5 बल्ब 4 घंटे जल रहे हैं, पंखे 6 घंटे चल रहे हैं, तो इस तरह से चीज़ों को जलाते हैं वो, है ना। तो आप देख लीजिएगा कि कितना कितना क्या क्या जल रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे 20 घंटे जल रहा है, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर देना, सबको उठा के मल्टीप्लाई कर देना सबको। तो 5, ये भी 100 हो गया और ये भी 100 हो गया, तो कितना आ गया, 10,000।
अब देखिए खास बात क्या है, एक ही दिन का पूछ रहा है। अगर दिन होंगे तो उसको दिन से भी मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिन है, कोई दिन एक ही दिन का पूछ रहा है, क्योंकि दिन बताया नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसी दिन का पूछ रहा है। तब उस दिन का पूछा तो एक से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया आपका वॉट आवर में, लेकिन किलो में डिवाइड करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। जैसे 1000 डिवाइड करोगे 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का बिल आएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि बोलता है कि भाई एक यूनिट का जो है वो 7 रुपये की है, तो बिजली का बिल कितने का होगा? तो भाई देखो, एक दिन का बिजली का बिल कितना हो जाएगा? 70 रुपये। और 30 दिन का अगर पूछेगा तो भाई कितना होगा? 2100 रुपये, है ना। तो बिजली का बिल अगर महीने भर का भी निकालने को देगा तो ऐसे निकाल सकते हो। वैसे आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो भी ऐसी कैलकुलेट होता है, कभी ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और 2 बार आया है। 10 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन। तो देखो होता क्या है कि द्रव्यमान बदलेगा, क्योंकि चीनी और पानी है, समय के हिसाब से जब मिलना शुरू होंगे तो उनके द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। घनत्व में भी परिवर्तन आएगा, शुरुआत में कम घुलनशील होंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे। सांद्रता में भी आएगा, लेकिन क्या चीज़ नहीं बदलेगी? आयतन। एक बार मिला दिया आयतन फिक्स, वो कभी नहीं चेंज होगा। तो वॉल्यूम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल होती है, इसे याद रखिएगा। मोबाइल चार्जर आज के डेली यूज में यूज़ होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मोबाइल चार्जर अगर किसी का खो जाए तो भैया वो तो परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल सबकी ज़िंदगी हो गई है कि नहीं। अभी आप इतना सारे वीडियो जो देख रहे हो मोबाइल पे देख रहे हो, है ना, दिन भर देखा करते हो, तो फिर चार्जिंग की ज़रूरत होती है ना। तो फिर क्या होता है, आपको चार्जर चाहिए। तो चार्जर क्या होता है? एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफ़र, एक अपचाई ट्रांसफ़र। इन्वर्टर, यूपीएस, स्टेप अप ट्रांसफ़र, स्टेप डाउन ट्रांसफ़र। तो भैया देखो, आपका वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफ़र होता है। चार्जर इज़ एन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसके पाचन को प्रभावित करता है? पित्ताशय में अक्सर लोगों को पत्थर हो जाता है, तो उससे इनमें से किसके पाचन में प्रभाव पड़ता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियाइड। तो किस पे पड़ता है भाई? आपका वसा के पाचन में दिक्कत आती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से पित्त, जो आपके लीवर के बगल में ये पित्त लगा होता है, यहाँ पर बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन नाम के 2 यौगिक स्टोर होते हैं। और अक्सर जब जॉन्डिस होता है तो ये पित्ताशय ही प्रभावित होता है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंगकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांता। ठीक है, तो देखो इसमें रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से होती है भैया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रंगकहीनता जो होता है, कलर की पहचान नहीं हो पाती है। वर्णांता से थोड़ा सा डिफरेंट है, वर्णांता में रेड और ग्रीन कलर दिखते हैं इसमें, और अलग अलग कलर नहीं दिखते। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो बेसिकली इसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही बीमारी भी कहा जाता है, और इसको क्रिसमस डिजीज़ भी कहा जाता है। क्रिसमस डिजीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई क्रिसमस नाम का पहला व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित पाया गया था। रॉयल डिजीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन के और यूरोप के जितने भी शाही परिवार थे उनमें ये बीमारी बड़ी कॉमन थी, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। और क्योंकि ये बीमारी आमतौर पर एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती थी, उसे एक्स फैक्टर डिजीज़ भी कहा जाता है। ज़्यादातर जितनी भी अनुवांशिक बीमारी होती है वो एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है, चाहे आपकी कलर ब्लाइंडनेस हो, चाहे हीमोफीलिया हो, ये सारी बीमारी एक्स क्रोमोसोम की वजह से होती है। और इस एक्स क्रोमोसोम किस में ज़्यादा पाया जाता है? फीमेल में। तो याद रखिएगा, ये सारी बीमारियां आगे कैरी ऑन करने का काम किसका होता है? फीमेल का। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सही जवाब है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन इम्यूनिटी फैक्टर ये एकदम सही है भैया।
विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, एकदम सही, इसी की वजह से स्कर्वी होता है। विटामिन डी हड्डियों से रिलेटेड है भाई, यहाँ पे वांदरोधी और एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर, तो ये गलत है। विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक, एकदम सही है। ठीक है, खून का थक्का जमाने में मदद करने वाले फैक्टर्स को जनरेट करना इसका काम होता है। तो विटामिन के की कमी से आपको हीमोफीलिया बीमारी होती है, ये सबको पता है। तो इसमें सही जवाब क्या है? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो अगला है वो आपका स्टेटमेंट और असर्शन वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1993 में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारी के कारण हुई थी। स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण करना इस प्रकार की बीमारी को फैलाता है। तो भाई देखो, पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य नियोजन ही एक ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से ये बीमारी नहीं फैलेगी, बल्कि और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है। इसमें दोनों सही हैं, बल्कि लेकिन आर एक का पूरी तरह से वेल डिफाइंड आंसर नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश वाले देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसका आंसर मैं उनको बता दे रहा हूँ भाई कि इसका आंसर जो है बी है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 23। एक कटा हुआ हीरा जगमगाने के साथ साथ जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? ठीक है, तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसकी वजह क्या है? अ श्रेडेड या कटेड डायमंड शाइन विद ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और उसमें मेन कारक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, अपवर्तनांक भी होता है, क्रिटिकल एंगल होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम उसमें भी देखेंगे। इस यही क्वेश्चन में ऑप्शन बदल सकता है, कैसे बदल सकते हैं और क्या बदल सकते हैं वो आगे आने वाले लेक्चरों में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। सूची 1 अफीम, हींग, रबड़, कुनैन। ठीक है, कुनैन तो छाल से मिलता है तो डी का 1 हो जाएगा। रबड़ जो होता है ये आपके तने से मिलता है। हींग आपके जड़ से मिलती है। अफीम जो होती है अधपके फल से मिलती है। तो इस तरह से अगर इसको मैच करने की बात करें तो देखो ये ऑप्शन आ गए हैं, और इसमें अगर अफीम को देखा जाए, सिर्फ अफीम से ही आप मिला लोगे। अफीम जो होती है ये फल से मिलती है, तो भाई ए का 3 यही है और यही सही जवाब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना नहीं करना है कि अगर कुछ नहीं आता है तो कैसे करोगे। पेपर में आपका ये सेक्शन आसान आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको समझना है, ध्यान रखना है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो सबके घर में टीवी है। टेलीविज़न दर्शन डिश एंटीना प्रयोग करते वक्त बरसात उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते, क्योंकि एंटीना छोटा होता है। वर्षा की बूंदें एंटीना की रेडियो तरंगों को अवशोषित करती है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को मूल दिशा को विचलित करती है। तो क्या सही होगा? पहला दूसरा तीसरा या तीनों? तो इसका सही जवाब है तीनों सही होते हैं, क्योंकि भैया एंटीना का साइज़ और जो ड्रॉपलेट है ये बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट डालती है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये इंग्लिश में ही पूरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक, और सही जवाब डी वाला है, ये याद रखिएगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बहुत दोस्तों के साथ शेयर करिए इसे। येलो वेन मोज़ैक जो होता है एक गंभीर बीमारी है। ठीक है, बैगन, भिंडी, मटर, पत्ता गोभी। तो ये जो येलो वेन मोज़ैक बीमारी होती है ये बेसिकली लेडी फिंगर या भिंडी में देखने को बहुत मिलती है, इसे याद रखिएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो टमाटर का रंग जो लाल होता है पिछली क्लास में पूछा था, लेकिन ऑप्शन अलग थे। लाइकोपीन की वजह से। ठीक है, एंथ्रासाइनिन की वजह से सेब का रंग जो आपको मिलता है वो मिलता है। कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग आपको मिलता है। कैप्सिकम जो होता है मिर्चे में जो तीखापन आता है वो इसकी वजह से आता है। तो इस तरह से हर चीज़ों में जो कलर पैटर्न होता है वो किसी ना किसी वर्णक के कारण या किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। कौन से होते हैं उसे ध्यान रखिएगा। इसमें तो लाइकोपीन आंसर है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्रिमिनल
ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? When was the criminal tribal act first enacted? 1852, 1820, 1952, 1924, 1871, 1911। तो इसका सही जवाब 1871। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर था इसके आसपास का। बहुत हमारे इंडिया में बहुत सारी नई नई चीज़ें अंग्रेज लेके आए थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल है? ये तो भैया बच्चों बच्चों को रटा होता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूछ लिया है। टेसू, पलाश, जो भी आपको मिल जाए आप लगा सकते हो, ये एकदम सही जवाब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सब राजकीय पुष्प अक्सर पेपर में आ जाता है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, रिवीजन नहीं होता है बच्चों का तो वो गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए आसान क्वेश्चन का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे पहुँचते हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? कनाल, मल्ला, बीघा, धुर। तो इसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़मीनें नापी जाती हैं, लैंड का मेजरमेंट होता है, तो ये सब मेजरमेंट करने का जो पैरामीटर होता है वो होता है बीघा। क्या होता है? बीघा। बीघा में हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है बीघा। बीघा इज द राइट आंसर। दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन ये हो गए पूरे। कैसा लगा? बढ़िया लगा तो लाइक और शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो। वीडियो को देखते रहिए, धीरे धीरे करके डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। एग्ज़ाम अगस्त में होना है, अगस्त से एक महीना पहले टिपिकल क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की एकदम भरमार लगा दूंगा, लेकिन वो तभी होंगे जब आप मेरा कोऑपरेट करेंगे, आप लगे रहेंगे, इस सीरीज़ को रोकोगे। देखो सबसे पहली चीज़ होती है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बेसिक क्लियर करना। तो बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, है ना। बहुत से लोगों के बेसिक अगर क्लियर तो वो एडवांस ही रिवाइंड करते हैं, लेकिन मुझे तो बच्चों को देखना है कि वो इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में जाना है, तभी आप हर चीज़ को समझ सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखिए और हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।